गुड मॉर्निंग। हम प्रारंभ करते हैं प्रथम वर्ष बीए और पाठ्यक्रम के लिए जो किताब है कथा संचयन, पहली 4 कहानियां पढ़ाने के बाद आज हम नई कहानी देखने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर और आज हमारे शहरी समाज में जो सामाजिक विसंगतियां है, जो बाह्याडंबर है, उसकी पोल खोलने वाली कहानी बहादुर। इसके लेखक है अमरकांत। लेखक अमरकांत का नाम ध्यान में रखिएगा ताकि परीक्षा में लेखक का नाम पूछा जाए कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत ये नाम आपको स्मरण में रहे। इस कारण भी लेखक का नाम स्मरण में रहना आवश्यक है कि इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ और दूसरी ओर आजादी के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और यहाँ का समाज पढ़ने लिखने लगा और उसके बाद न जाने क्यों उस समाज में पढ़े लिखे लोगों में एक ऐसा बदलाव आया, परिवर्तन आया कि जिससे हमारी समाज में जो विसंगतियां है, जो दोष है, वो खुलकर सामने आए और इन विसंगतियों को लेखक अमरकांत ने बड़ी अच्छी तरह से पकड़ा है और हम पाठकों के सामने रखा है। अब देखिए, बहादुर नाम की कहानी, उसे संक्षेप में मैं आपको सामने रखने की कोशिश करता हूं। पूरी कहानी के कई आयाम मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कहानी में एक परिवार है। लेखक, उनकी पत्नी, नाम ध्यान में रखिए निर्मला। इस परिवार को एक बेटा है, उसका नाम किशोर। तो लेखक, उनकी पत्नी निर्मला और उनका बेटा किशोर, यह एक ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार हम उसे कहते हैं कि जिसका कर्ता धर्ता पुरुष पढ़ लिख कर कहीं अच्छी खासी नौकरी करता है, घर में 4 पैसे आते हैं, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है और ये मध्यम वर्गीय परिवार अब ऊपर के वर्ग में जाना चाहता है। जो ऊपरी वर्ग अमीर का वर्ग कहलाता है, उसकी ओर आगे बढ़ने की जुगाड़ में तमाम सारे हमारे मध्यम वर्गीय की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को उसने मिट्टी में मिला दिया। तो उसी प्रकार का यह एक परिवार है। परिवार की जो लेखक है, जो पति के रूप में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, परिवार खा पी कर सुखी है, लेकिन उसी वक्त न जाने क्यों पत्नी निर्मला के मन में आता है कि हमारे घर में एक नौकर हो। क्योंकि कुछ महीनों पहले ही वो अपने भाई और भाभी के घर जाकर आई थी और वहां उसने देखा भाई के घर पर कई नौकर चाकर हैं और आदेश देते ही, नौकर का नाम पुकारते ही पानी का गिलास हो या चाय हो, तुरंत हाजिर होते और हाथ जोड़कर आदेश सुनने के लिए तैयार होते। मेरी भाभी को कितना सुख है, यह देखकर निर्मला ऐठती
और घर आते ही वह एक पति के सामने जपमाला जपने लगती, किसी राम नाम की नहीं, कृष्ण कृष्ण की नहीं, बल्कि नौकर चाकर की जपमाला हमेशा रटती रहती है। पति बेचारा 24 घंटे नौकर चाकर की ये बात सुनते सुनते उसके कान पक गए। और पत्नी निर्मला ने ऐसा हट किया कि चाहे जो कुछ हो, मुझे नौकर घर में चाहिए। अब वैसे दोस्तों, घर में नौकर रखना कोई आसान बात नहीं है, और विशेषतः दिल्ली और बड़े शहरों में एक ऐसा नौकर रखने का रिवाज है कि कहीं से भी भाग कर आया हुआ छोटा सा बच्चा नौकर के रूप में घर में रखा जाता, उसको उसी घर में रहने की सुविधा होती, उसे पहनने के कपड़े भी दिए जाते, उसको खाने की भी सुविधा उसी घर में होती, और फिर महीने के अंत में जो छोटी मोटी रकम वेतन के रूप में होगी उसे वह दी जाती। क्योंकि वहां आसपास से, बिहार से, यूपी से जो बड़ी गरीबी है, या थोड़ा आगे चलकर नेपाल से भी कई छोटे बच्चे घर छोड़कर भाग कर आते और फिर इधर उधर शहर में घूमते रहते और कहीं ना कहीं किसी परिवार में ऐसी नौकरी पकड़ लेते। उसी प्रकार एक दिन लेखक के साले ने, अर्थात पत्नी निर्मला का भाई, एक छोटे से 12-13 वर्ष के बच्चों को पकड़कर ले आता लेखक के घर और कहता, तुम नौकर नौकर की बात करते हो, यह लो नौकर तुम्हारे। तो छोटा सा 12-13 वर्ष का ये छोटा सा मासूम बच्चा, निकर पहना हुआ, बनियान पहना हुआ, गले में स्काउट जैसा कोई रुमाल है, नाक दबी हुई है, छोटा सा है। लेखक उसका इतिहास कहते कि ये नेपाल से भागकर आया है, इसे नौकरी की सख्त जरूरत है, और बड़ा अच्छा लड़का है, ईमानदार है, आपके घर में ये अच्छी तरह से आपकी सेवा करेगा। यह देखकर पत्नी निर्मला खुशी से फूले नहीं समाती, वह बड़ी आनंदित होती है, क्योंकि कई महीनों वर्षों के बाद उसे वह नौकर का सुख मिलने वाला था। अब ये छोटा सा बेटा, लड़का, लेखक पूछते, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो? वो मुस्कुराता हुआ छोटा बच्चा कहता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है, मैं नेपाल से आया हूं। अपना घर बार छोड़कर ये भाग क्यों आया? तो एक छोटी सी घटना घटती है उसके साथ। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, घर में अकेली मां थी, और मां बड़ी कष्ट मेहनत करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। छोटी सी खेती थी, 2-4 गाय भैंसे थी, और उसी से उसकी घर के परिवार की जीविका चलती रही। आपके माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा, आवाज आ रही है आपकी, आपके माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा, वरना मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकेगी। तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी, 2-4 गाय भैंसे, मां बड़ी कष्ट मेहनत करके परिवार की जीविका चलाती थी। ये छोटा सा दिल बहादुर गाय भैंसों को लेकर जंगल में जाता, किसी पेड़ पर चढ़ता, फल तोड़कर खाता, किसी चिड़ियों की घोंसले में हाथ डालकर
उसका बच्चा निकालता, उसके साथ खेलते रहता। एक दिन इस दिल बहादुर ने उसकी भैंस को बुरी तरह से मारा पीटा, और भैंस घबराकर घर पर आई। यह भैंस मां को बड़ी प्यारी थी, और उसने सोचा कि दिल बहादुर ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा होगा। मां ने आव देखा न ताव देखा, वो तुरंत जंगल की ओर भागती दौड़ती पहुंचती और अपने बेटे को बुरी तरह से मारती पीटती, इतनी मारती कि उसका छोटा सा बच्चा दिल बहादुर बेसुध होकर मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ता। मां उसे वही जंगल में छोड़कर घर वापस आई। मेरी मां ने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, इस पर बच्चे को बड़ा गुस्सा आता और मां से उसका मन हट जाता। वह रात भर घर नहीं आता, जंगल में ही रहता। अब घर आने का उसका मन नहीं है, मां से उसका दिल टूट चुका है। सवेरे उठता, वो सोचता कि अब मां कहीं पर गई होगी। घर पर आता और घर में एक हंडी ने मां ने जो पैसे रखे थे उनमें से 2 रुपए निकालता। कितने रुपए? 2 रुपए निकालता और सीधा गोरखपुर जाने वाली बस पकड़ता और गोरखपुर से दिल्ली आ पहुंचता। तो देखिए, बच्चा घर से भागकर आया, नेपाल से भागकर आया, साले के हाथ पड़ा और साले ने उसे नौकर के रूप में लेखक और निर्मला को सौंप दिया। पत्नी निर्मला को बड़ी खुशी हुई, वो आनंदित हुई। पत्नी उसे घर में परिवार के तौर तरीके नियम कानून बताती कि सबके साथ सम्मान के साथ रहना, कोई भी आवाज देगा बुलाएगा तो तुरंत हाजिर होना। उसे सब कुछ सिखाने के बाद बाजार से उसके लिए कपड़े खरीद लाती निर्मला। उसे अपने हाथ से बनाई हुई रोजाना रोटी खिलाती, खाना खिलाती। उसे सोने के लिए दरी वगैरह भी देती, वो घर के आंगन में सोता रहता। प्रारंभ में निर्मला उस नौकर के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करती, व्यवहार करती, उसे प्यार देती, अपना खाना खिलाती, बच्चे जैसा उसके साथ प्यार करती। लेकिन अब उसका नाम दिल बहादुर जो है उसमें से दिल निकाल लेती और उसे बहादुर के नाम से पुकारा जाता। पूरी कहानी वो बहादुर इस नाम से ही हम पाठकों के सामने आता। तो ये ऐसा नौकर बहादुर बड़ा हंसमुख था, बड़ा मेहनती था। घर के सारे कामकाज वो स्वयं बिना कहे करता था। घर का झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन मांजने हो, बाजार से कोई चीज लानी हो, किसी के हाथ पैर दबाना हो, छोटा बेटा किशोर जो है उसके भी वो मॉलिश करता है। छोटा किशोर उसे आदेश देता, नीचे पेंसिल पड़ी है पेंसिल दे दो, वहां किताब रखी है किताब दे दो, पीने के लिए पानी चाहिए पानी दे दो। तुरंत हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ ये बहादुर हाजिर हो जाता। तो ऐसा हंसमुख बहादुर थोड़े ही दिनों में परिवार वालों का हृदय जीत लेता है। इस तरह से उसकी अच्छी खासी नौकरी चल रही है। आसपास के छोटे बच्चे आते, क्योंकि ये नेपाल का है, और नेपाल के और चीन के लोगों को हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देखते। मानो सभी नेपाल और चीन के लोग जो है जैसे एक सांचे से, कारखाने से, फैक्ट्री से निकला हुआ कोई प्रोडक्ट हो, एक जैसे है। कोई चपटी नाक है, गोरा रंग है, बौने हैं। छोटे बच्चे आकर उसके साथ खेलते, तूने छिपकली को देखा क्या, तूने शेर को देखा क्या।
उसके साथ खेलते रहते। तो इस तरह से अब ये नौकर बहादुर पूरी तरह से उस परिवार में रस बस गया है। निर्मला उसे पूछती, क्या तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आती? बहादुर कहता नहीं। निर्मला पूछती क्यों? बहादुर कहता वो मारता है, वो मुझे बड़ी मारती है, मारता है। लेकिन बहादुर ये नहीं चूक रहा है कि मां उसे मारती पीटती है इसलिए मां के प्रति गुस्सा है। लेकिन लेखक ने महीना होने के बाद जब पूछा तेरे ये वेतन के पैसे क्या करना, तो वह कहता कि मेरी मां को भेज देना। देखिए, मां से गुस्सा है, मां की याद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो वेतन के पैसे अपने मां को भेजना चाहता है। लेखक पूछते क्यों, तो वो जवाब देता, मां बाप का तो जन्म जन्म का कर्जा होता है, मां बाप का तो जन्म जन्म का कर्जा होता है। लेखक उसकी मां को एक चिट्ठी लिखते, चिट्ठी में कहते कि तुम्हारा बेटा भागकर आया है, मेरे पास है, सुरक्षित है, महफूज है, उसकी चिंता मत करो, मैं उसके अपने बेटे जैसा पाल पोस रहा हूं, तुम अपना पता भेज दो ताकि मैं पैसे, उसके पेमेंट के पैसे आप तक पहुंचा दूं। लेकिन जवाब में कोई उत्तर नहीं आता। खैर, बहादुर इस परिवार में अच्छी तरह से चल रहा है, बड़ा खुश है, आनंदित है। कुछ दिनों के बाद अब निर्मला का बड़ा बेटा किशोर बड़ा हो रहा है। अब वो शान शौकत रोब दाब से रहता है, कॉलेज की पढ़ाई करता है, साइकिल से कॉलेज जाता है। रोजाना वो बहादुर नौकर को आदेश देता कि मेरी साइकिल साफ करके रखना, मेरे जूतों को पॉलिश करना, मेरी किताबें मेरे हाथ देना, वगैरह वगैरह। रौब से रहता है किशोर। एक बार जल्दबाजी में किशोर की साइकिल साफ करना बहादुर भूल गया। उसने साइकिल साफ करके नहीं रखी। जब सवेरे जाने के लिए किशोर कॉलेज निकला तो उसे लगा कि साइकिल साफ नहीं है। किशोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर से बहादुर को आवाज दी, उसे भला बुरा कहा, उसे गाली दी और बुरी तरह से उसे 2-4 तमाचे जड़ा दिए। बहादुर को बड़ा दुख हुआ। वो गुमसुम बैठा रहा। उसे दुख इस बात का नहीं है कि उसे 2-4 तमाचे जड़ा दिए। पत्नी निर्मला ने भी उसकी ओर नजरअंदाज किया, बेटे ने उसे मारा पीटा। लेखक भी उससे बेखबर रहे। दिन भर बहादुर बड़ा गुमसुम बैठा रहा। रात को जब लेखक नौकरी से घर आए तो उन्होंने देखा कि बड़ा रुआसा चेहरा है बहादुर का, उदास है। उसने उसे अपने पास बुलाया, क्या हुआ बहादुर? उसने कहा कि किशोर ने मुझे मारा पीटा, मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे गाली दी। कौन सी गाली दी? सुअर का बच्चा। और सुअर का बच्चा, ये गाली बड़ी बुरी लगी बहादुर को। लेकिन लेखक ने उसे समझाया बुझाया कि किशोर भी तेरी ही हम उम्र का है, खैर उसे माफ कर दो, चलो, बात बन गई।
परिवार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद फिर निर्मला आस पड़ोस वालों पर रौब जमाती रही कि देखिए मेरे यहाँ नौकर है, तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर आस पड़ोसन सी कानाफूसी हुई उसकी, और कैसे तुम हो मालकिन, अपने हाथ से बनाई हुई छोटी छोटी गर्मा गर्म रोटियां नौकर को खिलाती हो? नौकर तुम्हारी सेवा करने के लिए है या तुम नौकर की सेवा करने के लिए है? निर्मला के कान भर दिए जाते। और एक दिन निर्मला अपने नौकर को डांटती फटकारती कि अपने लिए रोटी सेकने के बाद, खाना बनाने के बाद वो बहादुर को कहती कि चल तेरे लिए रोटी बना, आज से मैं तुझे अपने हाथों से छोटी छोटी गर्मा गर्म रोटियां नहीं खिलाऊंगी, तुझे तेरे लिए खुद रोटी बनानी होगी। अब वो मासूम बच्चा है, उसे रोटी बनानी नहीं आती, क्योंकि घर में भी माँ उसे रोटी सेकवाती थी। रोटी सेकना अलग, रोटी बनाना अलग। बहादुर को रोटी बनानी नहीं आती, इसलिए वो एक कोने में बैठा है। मोबाइल नहीं है, आवाज बंद करो, माइक्रोफोन म्यूट कर लो। किसकी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज किसकी आ रही है? माइक्रोफोन म्यूट कर लो। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, किसका फोन चल रहा है? अरे सुनाई देता है क्या? किसका माइक चालू है? देखिए, वरना मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा और परीक्षा में फजीयत होगी फिर आपकी। इतनी भी तमीज नहीं है कि यहाँ ऑनलाइन लेक्चर शुरू है, घर वालों के साथ बाद में बात कीजिए, दोस्तों के साथ बाद में बतियाएगा। तो निर्मला बहादुर के लिए रोटियां नहीं बना रही, बहादुर को रोटी बनाना नहीं आता। घर वाले ने सब खा पी लिया, बहादुर रोटी बनाने से इनकार कर देता, और फिर उस रात को उसे खाली पेट भूखा सोना पड़ता। वो सोता है, सवेरे उठता है, उसे भूख लगी, चुपचाप चूल्हा जलाता, अपने लिए रोटी बनवाने की कोशिश करता। उसे रोटी बनानी नहीं आती, बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी रोटी बनाता। रोटी बनाता, बचा हुआ जो सालन था वो खाता, खुश रहता। देखिए, आखिरकार वो नौकर है, भला नौकर को कौन सी खुशियां होती है, उसकी कौन सी इच्छा आशा आकांक्षा? उसके बाद भी बड़ी खुशी से बहादुर नौकरी कर रहा है। आगे चलकर कहानी में एक घटना घटती है कि लेखक के घर पर उसके नजदीकी रिश्तेदार मेहमान के रूप में आए। मेहमान बनकर आए थे, उनके लिए सब कुछ अच्छा खासा खाना पान बनाया गया, और वो जो मेहमान बनकर आई थी वह एक इल्जाम लगाती कि मेरी साड़ी की खूंट में मैंने पैसे बांधकर यहीं पर रखे थे, कुल 11 रुपए थे, और अब मुझे ऑटो वालों को पैसे देने थे, रिक्शा वाले को, बच्चों के लिए मेहमान बनकर आई थी, कुछ मिठाई लानी थी, और अब मैंने यहां पैसे रखे थे साड़ी में खूंट बांधकर, वो पैसे नहीं है, वो पैसे किसी ने चुराए।
और किसने चुराए? इसका इल्जाम, इसका आरोप बहादुर पर लगता है। लेखक को बड़ा बुरा लगा कि मेरे परिवार में कोई रिश्तेदार आया और उसके पैसों की चोरी हुई। वह बहादुर को आवाज देते, चल इधर आ, यहां पैसे रखे थे, किसने चुराए, बोल तूने चुराया क्या नहीं? बहादुर कहता, नहीं बाबूजी, मैं भला क्यों पैसों को हाथ लगाऊं, क्योंकि इसके पहले भी अगर उस परिवार में पैसे यहां वहां पड़े होते तो बड़ी प्रामाणिकता से बहादुर उन पैसों को निर्मला के हाथ में या लेखक के हाथ में देता था, क्योंकि अब तक बड़ी ईमानदारी निभाई थी, प्रामाणिकता दिखाई थी नौकर ने। लेकिन अब की बार वो जो रिश्तेदार बनकर आई थी, उसने सीधा इल्जाम लगाया कि बहादुर ने पैसे चोरी। उसके साथ उसके जो पति आए थे मेहमान के रूप में, वह भी बहादुर को बुलाते और बोल तूने चोरी की या नहीं, उसे डांटते, फटकारते, उसे भला बुरा कहते, दो चार तमाचे भी जड़ा देते और घसीट कर घर से बाहर लेकर जाते। और अब तुझे पुलिस के हवाले करता हूं, चल बोल तूने चोरी की या नहीं। वो छोटा सा मासूम बच्चा डरा हुआ है, भयभीत हुआ है, पुलिस का नाम लेते ही और ज्यादा डर जाता। आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, चल तुझे पुलिस के हवाले कर देता। लेखक फिर पूछे, बोल तूने चोरी की या नहीं? बहादुर कहता कि बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की, मैं भला क्यों चोरी करूं? फिर भी आखिरकार किसी तरह से वो मामला मिट जाता। बहादुर उसी परिवार में नौकरी कर रहा है। अब उसका मन नौकरी करने में नहीं लगा। वो सोच रहा है, मैंने इतनी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से नौकरी की अभी तक, कहीं भी यहां वहां पैसे पड़े होते तो मालकिन के हाथों सौंप देता। निर्मला लेखक की वो सेवा करता, बेटे की भी मालिश करता, हाथ पैर दबाता, साइकिल साफ करता। घर का ऐसा एक भी काम नहीं था कि जो बहादुर नहीं करता। उसे बुरा लगा कि इतनी ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन दोस्तों, उसके सामने कोई चारा नहीं था। करे तो क्या करे? यहां से भी भाग जाए तो कहां जाए? ना कोई ठिकाना है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई माता पिता है। यह अनोखा शहर है। चुपचाप न चाहकर भी वही नौकरी करता। लेकिन अब उसका मन उचट गया है। उल्टे अब उससे हाथों से बार बार गलतियां हो रही है। एक दिन काम करते करते, घर की साफ सफाई करते, बर्तन मांजते समय उसके हाथों से एक सिलबट्टा टूट पड़ता। वो गिरता और टूट जाता। सिलबट्टा यानी कि कांच की बरनी, वो जमीन पर गिर गई, टूट गई। वो बहुत डर गया। अगर ये सिलबट्टा टूटा, ये मालकिन देखेगी तो और मुझे मारेगी, पीटेगी। किशोर तो और मारेगा, पीटेगा। मालिक, लेखक आएंगे तो वो भी मारेंगे। क्या करूं क्या न करूं, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। और उसने आओ देखा न ताव देखा, वो घर छोड़कर भाग गया। कहां गया पता नहीं। संध्या के समय अपने दफ्तर से लौटकर वापस आए लेखक घर पर, तो परिवार में सब सूना सा पड़ा है। आंगन में
अपने सर को हाथ में लेकर निर्मला बैठी हुई है। बर्तन मारने के लिए इतस्तता वहां पड़े हुए है। सारी और उदासी, सूनापन। लेखक से रहा नहीं गया। वे पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात है। पत्नी कहती बहादुर भाग गया। लेखक कहते भाग गया, साथ में कुछ चोरी वोरी करके गया या नहीं? घर के कुछ पैसे, कुछ गहने जेवरात? पत्नी कहती नहीं, साथ में वो कुछ भी लेकर नहीं गया, ना ही चोरी की, बल्कि उसकी जो छोटी सी थैली थी वो भी यहां पड़ी हुई है। थैली में क्या था? ताश के पत्ते, जैसे हम पत्ते खेलते हैं, दो चार इस तरह से छोटा सा आईना था और कुछ गोटियां थी, वो यहीं पर पड़ी है, साथ में कुछ लेकर नहीं गया। निर्मला कहती वो भाग गया, इसका मुझे बड़ा दुख है। अगर वो कहकर जाता तो मैं उसे दो चार नए कपड़े खरीद कर देती। उसके इतने महीनों के पैसे हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, उसमें और दो चार रुपए डालती, वो उसे देती। अब बेटा किशोर भी बड़ा दुखी हुआ। वो कहता मैं सारा शहर भर में उसे घूमकर उसकी तलाश करके आया। अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि पुनः कभी मैं तेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, ना मारूंगा न पीटूंगा, चल हमसे गलती हो गई, घर वापस आ। लेकिन वह किशोर को भी कहीं नहीं मिला। पति अपनी पत्नी को पूछते हैं कि क्या उस पर आपके जो मेहमान आए थे उन्होंने जो चोरी का आरोप लगाया, क्या वो सही था? पत्नी कहती कि नहीं, वो लोग ऐसे ही है, हर बार घर पर आते वो बड़े कंजूस है, कोई ना कोई बहाना बनाते, ना बच्चों को मिठाई लेकर आते, ना कभी पर्स घूम गई, घर पर भूल कर आए, ऑटो के लिए पैसे दे दो, ऐसा उल्टा मांगने वाले लोग। उनकी चोरी ही नहीं हुई थी। अर्थात पत्नी कहती कि बहादुर पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, क्योंकि बहादुर ने चोरी की ही नहीं थी। उल्टा ये जो रिश्तेदार थे, मेहमान थे, वो ही कंजूस है, वो उन्होंने ही झूठ बोला था। निर्मला को बड़ा दुख हुआ, बुरा लगा कि कितने सालों के बाद उसे नौकर का सुख मिला था, और वो नौकर का सुख भी उसने अपने हाथों से छीन लिया गया। और इस तरह से निर्मला की आंखों में आंसू उभर कर आते। लेखक को भी बड़ा बुरा लगता, और लेखक महसूस करते कि वो छोटा सा मासूम बच्चा बहादुर, जो बड़ी नेकी से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से नौकरी करता था, हर किसी की सेवा में जुट जाता था, कभी उसने ना नहीं कही, इतना कष्ट करता था, मेहनत करता था, फिर भी उसके चेहरा बड़ा हंसमुख था, हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का आदेश पालन करने के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। और इतने दूर देश से भागकर आया हुआ वो छोटा मासूम बच्चा, उस पर हमने कितनी ज्यादती की, कितना अत्याचार किया कि मैंने भी एक आध बार उसे दो चार तमाचे जड़ा दिए, पत्नी निर्मला ने भी उसे मारा पीटा। अभी तो ये दोनों कम पड़े थे, इसलिए बेटे किशोर ने भी कई बार उसे मारा पीटा, उसे गाली गलौज की। लेखक ने अनुभव किया, महसूस किया कि उस छोटे से बच्चे के सामने हम कितने लघु है, छोटे हैं, और लेखक को बुरा लगा।
बहादुर भी अब वो पहली बार अपना देश छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर भाग आया था इस देश में, दूसरे देश में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, दिल्ली में लेखक के घर पर रहा, कुछ सालों तक काम किया। यहां से भी उस नौकर को मजबूरी के कारण भागना पड़ा। पता नहीं जब पहली बार अपनी माँ और देश को छोड़कर भाग आया लेखक के घर, उसे सहारा मिला। अब दुनिया की उसे कुछ जान पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। अब लेखक के घर से वो भागकर जाएगा तो कहां जाएगा? उसकी छोटी उम्र, वो मासूमियत, वो उसकी नेकी, प्रामाणिकता, ईमानदारी, और हम पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उस छोटे से मासूम बच्चे के साथ, नौकरों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। लेखक को बड़ी लघुता महसूस हुई, अनुभव किया और उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी पर ऑब्जेक्टिव के रूप में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बहादुर अपनी मां की हंडी से कितने रुपए चुराकर भाग आया था। तो पर्याय के रूप में दिए जाएंगे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? 2 रुपए। अब देखिए, आपको उलझन में डालने के लिए एग्जामिनर चाहे अलग प्रकार का प्रश्न पूछेगा। लेखक के घर आए रिश्तेदारों की कितने रुपयों की चोरी हुई थी, तो उसका असली उत्तर 11 है। पर्याय के रूप में 11 दिया जाएगा, 14 दिया जाएगा, 15 दिया जाएगा, 17 दिया जाएगा। सही जवाब क्या होगा? 11 रुपए। यानी कि आपको कहानी के बारीकी से पढ़ना होगा। लेखक के बेटे का नाम क्या है? कोई सुनील होगा, अनिल होगा, मंजीत होगा, किशोर होगा, ऐसे 4 पर्याय होंगे। सही उत्तर क्या है? किशोर। तो मुझे आपसे इतना ही कहना है कि इस तरह से एमसीक्यू के रूप में आपकी परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। प्रश्न पूछा जाएगा, उसे 4 पर्याय दिए जाएंगे, सही पर्याय चुनकर उत्तर लिखना है। पर्याय जो लगभग एक दूसरे से आपको फंसाने के लिए एक जैसे समान लगेंगे, लेकिन अगर कहानी आपने बारीकी से पढ़ी होगी तो आप सही सही उत्तर लिखेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न आपको दे दूंगा, लेकिन फिर भी पुनः पुनः मैं आपको याद दिलाता हूं कि कहानी 8-10 पन्नों की है और कहानी में या ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में कहानी की किसी भी एक पंक्ति पर प्रश्न बन सकता है। इसलिए परीक्षा की तैयारी करने की दृष्टि से आप कहानी को बारीकी से पढ़िए, सूक्ष्मता से पढ़िए, फिर परीक्षा में चाहे जो प्रश्न आएगा आप उसका सही उत्तर लिख सकेंगे। इसके बावजूद ये कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है। आपके मन में कोई शंका, शुबहा हो, कोई प्रश्न उठते हो तो उसे जरूर पूछिएगा। है कोई आपके मन में संदेह, कोई प्रश्न? चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का व्याख्यान को मैं यही विराम देता हूं। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आगे के लेक्चर को आप जरूर पूछिएगा। ओके, धन्यवाद।